नमस्कार। दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का जो मामला था, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब एक हलफनामा दायर किया है। कांवड़ियों को हरिद्वार जाने से रोका जाए, साथ ही कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अब इसको लेकर जवाब मांगा है। टैंकर के जरिए गंगा जल उपलब्ध कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोमवार तक जवाब मांगा है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से कांवड़ यात्रा को मंजूरी मिली थी उत्तर प्रदेश में, अब उसको लेकर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। बातचीत करने के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां पर कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दी, लेकिन केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि कांवड़ यात्रा इस कोविड काल में ना हो। क्या कुछ और है इस हलफनामे में? जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने जो हलफनामा उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर दी है, उस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार के अलग ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये जरूर बताया गया है कि अगर कांवड़ यात्रा करनी है तो गंगा जल को टैंकरों में लाना चाहिए, ताकि जो एक पर्याप्त जो स्थान है वहां पर उसको छोड़ने के बाद राज्य सरकार इस मामले में आगे बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह कोविड का जो ये तीसरा चरण है, जिसमें तमाम वैज्ञानिक, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस चरण में लोगों को और ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है नीलू। और इसीलिए फिलहाल यूपी सरकार के जो हलफनामा दाखिल किया गया था कोविड को लेकर, उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान सबसे ज्यादा आवश्यक है। और जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि वो एक सांकेतिक कांवड़ यात्रा चलाना चाहते हैं, बाकायदा उसमें उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स की भी बात कही, इस पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं दिखा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा, चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में कांवड़ यात्रा को मंजूरी देना चिंता की बात है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब जवाब दाखिल करने को उत्तर प्रदेश को कहा है कि एक विस्तृत हलफनामे के साथ आप बताएं कि कांवड़ यात्रा को कैसे शुरू किया जाएगा और किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जुड़ने के लिए। और प्रशासन लगातार कांवड़ संघों से भी बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन जुटा हुआ है कि बात किया जाए कांवड़ संघों से। एसीएस गृह, डीजीपी संघों से बात कर रही है। यात्रा खुद रोक सकते हैं कांवड़ संघ। 2020 में कांवड़ संघ ने यात्रा स्थगित की थी। 9 जुलाई को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ संघों से बातचीत करने का निर्देश दिया था और अब इस पर बातचीत चल रही है। इस पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हैं। अनामिका, क्या हम ये माने कि उत्तर प्रदेश सरकार ये चाह रही है कि कांवड़ संघ पिछले साल जिस तरह से कोविड में उन्होंने यात्रा स्थगित की थी, क्या बातचीत करके कुछ इसी तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? और देखिए, वैसे भी जो कांवड़ यात्रा होती है ये आस्था का विषय है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, वो जाके जलाभिषेक करते हैं। इससे सरकार से प्रबंधन का काम करती है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सरकार के सामने भी बड़ी चुनौतियां थी। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा था 9 जुलाई को अधिकारियों से कि वो कांवड़ के जो संघ है, जो संस्थाएं ऐसे ऑर्गेनाइज करती है प्रोग्राम को, उनसे बात करें। और उनसे बात करने के बाद जो प्रबंध समिति है वो भी बात करे और बताए कि भाई हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन क्या कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया पूरे मामले का और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा प्रबंधन से। तो अब ये माना जा रहा है कि यूपी सरकार ने जो कम से कम कांवड़ यात्रा की गेंद है वो पाले में डाल दी है कांवड़ संघ के झोली में, कि वो ये तय करे कि इस कोविड काल में कांवड़ यात्रा निकालना कितना सुरक्षित होगा या नहीं होगा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल खुद कांवड़ संघ ने इस यात्रा को स्थगित कर दिया था कोविड को देखते हुए, बढ़ते केसेस को देखते हुए। और इस साल भी जहां पर कोविड के थर्ड वेव की आशंका है, सरकार चाहती है कि अगर कांवड़ संघ ही इस यात्रा को स्थगित कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक भावनाएं जुड़ती हैं, इसलिए धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती उत्तर प्रदेश सरकार। इसलिए कोशिश यही है कि कांवड़ संघों से बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड में राज्य सरकार की ओर से भले ही 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई हो, लेकिन अब पुलिस प्रशासन गंगा जल की उपलब्धता के लिए तैयार कर रही है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि भले अभी तक किसी भी राज्य से गंगा जल की डिमांड नहीं आई है, लेकिन उन्होंने सभी राज्यों के साथ तालमेल बनाया। अगर किसी भी राज्य को गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने थाने और जिला स्तर पर टैंकर भेजे, जिसको भरने में पुलिस उनकी मदद करेगी और फिर अपने अपने इलाके में गंगा जल को बंटवा दिया जाएगा। हमने इतना कहा है कि अगर राज्य के कुछ लोग
ये चाहते हैं कि हम तो जलाभिषेक तो सभी अपने मंदिरों में करते हैं, वो चाहते नहीं इस बार गंगा जल से ही जलाभिषेक करेंगे। ऐसा अगर चाहते हैं तो ग्रुप बना करके, मतलब 10-20 गांव, थाना लेवल पे, तहसील लेवल पे ग्रुप बना करके अपना, या कांवड़ संघ जो होते हैं उनके भिजवा दें अपना टैंकर 2 आदमी के साथ, उसको हम भरवाने में पूरी मदद करेंगे। ठीक है, गंगा जल भरवा दिया जाएगा, वापस चले जाएंगे, वहाँ कहीं एक सेंट्रल जगह खड़ा करके अपना सब लोग जल ले जाएं, जलाभिषेक कर लें। और लखनऊ से खबर लेते हैं, जब तक रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इंटौजा में दर्दनाक हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। वैन के ऊपर पलट गया बेकाबू ट्रक, जिसकी वजह से हादसा हुआ। एक बच्चे समेत 5 की मौत बताई जा रही है। वैन में सवार था उन्नाव का परिवार। इंटौजा के कुम्हरवा रोड पर यह हादसा हुआ है। सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर हादसा हुआ। 5 लोगों की मौत हो गई है। बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, कहां पर वो हुआ है यह हादसा और किस तरह से हुआ और कितने लोग सवार थे इस गाड़ी में? देखिए, लखनऊ ग्रामीण का इटौंजा इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ। कुम्हरवा रोड इसको बोलते हैं। वहां पर एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक था जो एक मारुति ओमनी वैन के ऊपर पलट के गिर गया है। वैन में 8 लोग सवार थे। ये असोहा थाना का एक गांव है उन्नाव का, उस परिवार के लोग थे। पूरी तरह से ये दब गया था वैन, और उसमें 4 पुरुष और 1 बच्चे की मौत हो चुकी है। 3 अन्य लोग हैं जिनकी हालत गंभीर है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर क्रेन पहुंच गई है और कटर से काट के निकाला गया है 3 लोगों को और उनको पहुंचाया गया अस्पताल। 5 शव भी बरामद हो गए हैं मौके से ही। पुलिस मौके पर है, आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह मौके पर है। राहत बचाव कार्य जारी है वहां पर। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जी हाँ, तो प्रियंका का मिशन उत्तर प्रदेश। 3 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंच रही है प्रियंका। 2022 चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होने वाली है। जिला और शहर अध्यक्षों से इस दौरान संवाद कायम करेंगे प्रियंका। कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेने का काम होगा। तो जिस तरह से 2022 के लिए सभी दल अब अपनी कमर कस चुके हैं, अब प्रियंका गांधी भी लखनऊ पहुंच गई हैं और वहां पर बताया यह जा रहा है कि मिशन उत्तर प्रदेश के तहत वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेगी, उनका फीडबैक लेगी और किस तरह से 2022 के चुनाव में उतरना है इस बात को भी उन्हें बताने की कोशिश करेगी। तो मिशन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मिशन उत्तर प्रदेश पर अब 3 दिन के दौरे पर है। लखनऊ पहुंची है, दौरे पर है प्रियंका। 2022 चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। साथ ही जिला और शहर अध्यक्षों में संवाद भी वो करेगी, कायम करेंगी। बताया जा रहा है कि कुछ गुटबाजी है उसको भी दूर करने की कोशिश होगी। कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगी कि किस तरह से काम हो रहा है। 2022 का इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में प्रियंका का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। प्रियंका उतर गई क्या लखनऊ पे? प्रशांत, निश्चित रूप से अगर बात करें तो प्रियंका की फ्लाइट यहां लैंड कर चुकी है और मैं अपने कैमरामैन को चाहूंगा वो दिखाएं। यहां पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे प्रमोद तिवारी हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, अजय लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दीपक सिंह, आराधना मिश्रा, सभी उनके स्वागत के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में वो बाहर आएंगी और यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश है वो भी देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता हैं। ऐसे में यहाँ से एयरपोर्ट से वो सीधा जीपीओ जाएंगी और जीपीओ जाने के बाद में अगर बात करें तो वहाँ से प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। ऐसे में जहां गांधी प्रतिमा पे वो माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद बूथ लेवल पे जितने कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ मंडल लेवल के, जिला लेवल के, उन पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगी। लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। उसके बाद में प्रियंका इन सब चीज़ों को जो भी यहाँ पर चल रहा है उसके बाद में वो वहाँ पर बात करें तो अजय लल्लू की अगर माने तो अजय लल्लू ने स्पष्ट किया है कि बेरोजगारी, शिक्षा और साथ ही साथ जो भी बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर के कांग्रेस यहाँ पर 3 दिनों तक हल्ला बोल पे रहेगी। तो ऐसे में मैं अपने कैमरामैन चाहूंगा दिखाएं, यहाँ पर प्रियंका जी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए वो एयरपोर्ट पर हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता प्रियंका के स्वागत के लिए आए। ऐसे में मिशन 2022 को देखते हुए कार्यकर्ताओं में भी दुगना उत्साह देखने को मिल रहा है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में यहाँ एयरपोर्ट पर तैनात हैं। प्रशांत, प्रियंका आ भी रही है इसी वजह से ताकि जो कार्यकर्ता हैं उनमें जान फूंकी जाए और उनको तैयार किया जाए 2022 के चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ जुड़ने के लिए।
और प्रियंका के दौरे पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी राज्य के लोगों के हितों की चिंता करती है। कौन नेता आता है कौन नहीं, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बीजेपी ने इस दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ट्विटर की राजनीति करती हैं, लेकिन राजनीति ट्वीट और बयानों से नहीं होती है। सबको पता है कि जब कोरोना काल था तो कांग्रेस की क्या भूमिका थी। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, समाज की विकास की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़े होने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार मिले, महंगाई कैसे कम हो, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, कैसे उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो, इसकी राजनीति हम लोग करते हैं। कौन नेता आता है कौन नेता जाता है, कौन किससे गठबंधन करता है, ये समाजवादियों को इससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी नेताओं की चिंता नहीं करते, वो जनता की चिंता करते। श्रीमती सोनिया गांधी की प्रिंसेस है श्रीमती प्रियंका वाड्रा। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए लखनऊ आ रही हैं, 1.5-2 सालों बाद आती हैं, जाती हैं और ट्विटर की चिड़िया उड़ाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति ट्वीट और बयानों के भरोसे नहीं चलती है। जब कोरोना जैसे गंभीर संकट से देश गुजर रहा था तो कांग्रेस की क्या भूमिका थी। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला। अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, 14,505 करोड़ में आएगी 66 करोड़ वैक्सीन। अब नहीं होगा वैक्सीन की किल्लत। सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के दिए थे निर्देश। अब राज्यों को मिल सकेगी जरूरत के मुताबिक वैक्सीन। तो 66 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर केंद्र सरकार ने दिया है। 14,505 करोड़ में ये 66 करोड़ वैक्सीन आएगी। केंद्र ने वैक्सीन का ऑर्डर दिया और अब बाकी राज्यों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिससे अब वैक्सीन की किल्लत नहीं होगी। और कोरोना से बस टीका ही समाधान है, बाकियों को तो खतरा एक समान है। जी हां, इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए बेहतर है। हरियाणा के मोर्नी हिल्स के गांव वालों को ही लीजिए, उन्होंने समझदारी दिखाई, वैक्सीन लिया और अब निश्चिंत होकर प्रकृति की गोद में जीवन का आनंद भी ले रहे हैं। हरियाणा में मोर्नी हिल्स का नजारा जितना सुंदर है उतने ही समझदार यहाँ के लोग हैं। चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक रेंज के पहाड़ों से घिरा यह इलाका अपने खूबसूरत नजारे, हरियाली और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इन दिनों यहाँ के 40 गांव कुछ और ही वजहों से चर्चा में हैं। दरअसल यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोर्नी हिल्स के आसपास के 312 गांव में से 40 गांव में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वो भी तब जबकि इस इलाके में ना तो लोगों को जागरूक करने के लिए इंटरनेट की सुविधा है और ना ही संचार के दूसरे जरूरी साधन। 312 गांव में से 40 गांव को हमने फुली वैक्सीनेटेड कर दिया। जो सरकार की स्कीम है 18 to 44 वाली, उनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज हमने दे दी है, प्रोवाइड कर दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोर्नी हिल्स के इंचार्ज डॉक्टर उज्जवलजीत सिंह के मुताबिक अब तक 40 गांवों के तमाम 18 से 44 साल के लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और अब टीम का अगला लक्ष्य बाकी के गांव में 100% वैक्सीनेशन का है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अफसर खुद भी इस बात को मानते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और संचार के दूसरे साधन मौजूद नहीं होने के चलते लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य हासिल करना थोड़ा कठिन था। लेकिन आशा वर्कर, एएनएम और आंगनबाड़ी वर्कर की टीम ने दिन रात एक करके काम आसान कर दिया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया और टीके का महत्व बताया। तब जाकर मेडिकल टीम के चिकित्सकों की बदौलत 40 गांव में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सका। अब मोर्नी हिल्स के स्वास्थ्य केंद्र का अगला लक्ष्य दूसरी डोज देने का है। मेरे गांव में 98 लोगों को वैक्सीन लगनी थी और सभी के वैक्सीन लग चुकी है। हमने शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई लोगों को समझाने के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और एएनएम हमने घर घर जाकर लोगों को समझाया और फिर टीका लगवाने के लिए कहा। चुनौती अब भी बड़ी है।
272 गांव में टीकाकरण का लक्ष्य अभी भी हासिल करना बाकी है। उम्मीद है लक्ष्य की तरफ बढ़ते कदम जल्द ही मंजिल तक पहुंचेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत मानवता की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो शोर बन